नमस्कार, हम हाजिर हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। हम बात करेंगे भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव है उसको लेकर। भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनके बीच बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रविवार को दोनों के बीच फोन पर सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो हमारा है, उसके मुताबिक डोभाल और वांग यी के बीच भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने पर बातचीत हुई है। दोनों ने जो तय हमारे एक सिस्टम चले आ रहे, मैकेनिज्म चले आ रहे हैं, उसके तहत बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई है। रविवार को ही बातचीत का असर सोमवार को दिखा। बीती 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी और हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, उसके बाद चीनी सेना पहली बार पीछे हटी है। ये स्पष्ट नहीं है कि जो हमारे इलाके में आ गई थी, जिसे हम अपना कहते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना वो हमारे इलाके में आए हैं, तो कहाँ से पीछे हटे हैं अगर हमारे इलाके में नहीं आए तो, और हम अपनी ही ज़मीन से पीछे हटे हैं क्या, ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने टेंट और गाड़ियों को एलएसी पर 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 30 जून को तीसरी कमांडर स्तर की बातचीत में सीमा विवाद और जवानों को पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, यानी भारी बख्तरबंद गाड़ियां, अभी भी गलवान नदी के भीतरी इलाके में मौजूद हैं और भारतीय सेना ऑफ कोर्स हम जानते हैं चौकस होकर हालात की निगरानी कर रही है। भारतीय सेना खासतौर पर गलवान घाटी में PP-14, PP-15, हॉट स्प्रिंग्स और फिंगर एरिया पर चौकसी बरत रही है। बीती 15-16 जून की रात, जैसे हमने आपको बताया कि जो दोनों देशों के फौजियों के बीच जो हिंसक बातचीत हुई थी, हिंसक झगड़ा हुआ था, उसे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलिराम दीपक, आप चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर दीपक, अपना समय हमें देने के लिए। ये वस्तु स्थिति क्या है? आप अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट तो आई नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मतलब ये जो चीन वाले पीछे हटे, चीनी फौज पीछे हटी है, वो कहाँ से पीछे हटी है? अपनी एलएसी से, या जो अंदर आ गए थे वहाँ से पीछे हटे हैं, या अंदर आए भी नहीं थे? ये इसका मतलब क्या है सारा जो आज हुआ है? देखिए, जब 30 तारीख को सैन्य वार्ता हुई थी दोनों देशों के बीच में, तो उस समय चीन के अखबार में एक लेख आया था, और जो सेना का अखबार है, जो सैन्य जो तौर तरीके या घटनाएं हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। वो चीनी में लेख है, और हमारे भारत में कम लोग चीनी जानते हैं। तो उस लेख पर मैंने एक वक्तव्य लिखा था और एक कमेंट्री लिखी थी, संडे गार्डियन में छपा था वो कल। तो उसमें मैंने ये कहा था, और वो मैंने कोट किया था उनको, कि चीनी बोल रहे हैं कि हम पॉइंट 14 से और जो फिंगर एरिया से बिल्कुल नहीं हटेंगे हम, जब तक भारत 2 या 3 किलोमीटर जो उसकी पोजीशन है वहाँ पर, उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि चीनियों ने एक शर्त रखी थी कि अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी थोड़े पीछे हटेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कहाँ से पीछे हटेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर पॉइंट 14 हम पेट्रोलिंग करते थे उसमें, और वहाँ पर चीनी बैठ गए हैं अब, तो वो तो वहीं से पीछे हटे हैं। जो हमारी जो ज़मीन है, तो वो तो वहीं से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं, और वो हम अपनी ज़मीन से 1.5 किलोमीटर और पीछे आए हैं। तो ये बात मुझे जो 1959 में घटना हुई थी, 1959 में खुंका जो पास है, उस पे हमारे सैनिक मारे गए थे, और 7 नवंबर को चौवन लाई ने उसके बाद, उस घटना के बाद, हमारे जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन नेहरू, उनको चिट्ठी लिखी थी कि ऐसा करते हैं, आप जो मैकमोहन लाइन है वहाँ से आप 20 किलोमीटर पीछे हट जाइए, और हम जो हमारी जो स्थिति है वहाँ पर, वहाँ से भी पीछे हट जाते हैं हम 20 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो लद्दाख का जो हिस्सा है, तो वहाँ से भी हम, जहाँ हमारी पोजीशन थी 1959 में, तो वहाँ से भी हम 20 किलोमीटर पीछे हटे। और चीनी भी वहाँ से जितने भी वो अंदर आए हैं, तो वहाँ से वो पीछे हटेंगे इतने ही।
तो इसका मतलब ये हुआ उस समय हमारी जो जवाबदेही थी उसमें हमने कहा था तो आप तो हमें अपनी ज़मीन से ही पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, तो ये आप कहाँ हट रहे हैं? तो आप तो क्लेम जी पहले इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद ये बोलते हैं कि आप इतने पीछे हट जाइए। तो मुझे तो उस घटना की याद ये वाली घटना दिलाती है कि जो भी अभी घटनाक्रम हो, हालाँकि जो डिसएंगेजमेंट है जी वो ठीक है और युद्ध नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में ठीक है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो जो डिसएंगेजमेंट है, जो फ्रिक्शन के पॉइंट है, जी जैसे प्रोफेसर गालबंद हो दीपक गया, जी। फिर उसके बाद ये फिंगर 4 हो गया, फिर उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग हो गया। एक तो फ्रिक्शन जहाँ पर बिल्कुल घटना होने की जो हिंसक घटना होने की पूरी क्षमता है, और दूसरा जो डी एस्केलेशन है, जो पीछे की जो डिप्लॉयमेंट है, उसको कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा और काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। मैंने अपने विदेश मंत्रालय की तो जो स्टेटमेंट अभी तक शायद नहीं जी आई है, लेकिन जो जी चीन की तरफ जी से आए हैं 4 पॉइंट, उसको मैंने पढ़ा है और हो सकता है मैं अगले कुछ मिनटों में आपको उसके बारे में बता दूं। जी मैं आगे बढ़ता हूँ। माफ कीजिए। चीन का ये भी कहना है कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र में लगती उसकी सीमा डिस्प्यूटेड है। अब एक्शन भूटान की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। चीन का कहना है कि उसका भूटान के साथ कभी सीमा विवाद सुलझा ही नहीं है। भूटान के पूर्वी हिस्से में चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चीन अब इस इलाके को भी सीमा विवाद का दावा कर भारत के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। चीन ने पिछले महीने भूटान के सक्तेंग सेंचुरी को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF के तहत मिलने वाले फंड को रोकने की कोशिश की थी। चीन का कहना था कि यह सेंचुरी विवादित इलाके में है। ये चीन की नई चाल है। जो जानकार है उनके मुताबिक चीन ने पहले कभी भी भूटान के पूर्वी त्राशिगैंग डोंगशाक जिले में स्थित सक्तेंग सेंचुरी का जिक्र नहीं किया था। भूटान का ये जिला अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। भूटान और चीन के बीच पश्चिमी और मध्य हिस्से को लेकर काफ़ी समय से विवाद है। 1984 से 2016 के बीच 24 बार सीमा विवाद पर बात हो चुकी है। चीन ने इशारे में भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। साल 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हो चुका है। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन जैसी है। चीन और भूटान दोनों ही अपना अपना दावा जताते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि चीन का भूटान के साथ सीमा विवाद को हवा देना, ये तो एक भारत पर दबाव डालने का जरिया है ही। क्या ध्यान हटाया जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में उसका बढ़ाव बढ़ रहा है, जो उसकी तैनाती बढ़ रही है चीन की, क्या वहाँ से अटेंशन हटाने के लिए इस तरफ गलवान घाटी की तरफ बातचीत का जिक्र किया जा रहा है? नहीं, ज़रूरी इसके कई मायने निकलते हैं। एक तो जो नया उन्होंने एरिया विवादित उसको कहलाया है, ये सच है कि भूटान और चीन की जो सीमाएं कभी रेखांकित नहीं हुई है ज़मीन पर, ये ज़रूर है। उसमें मुझे लगता है कि भारत भी एक पहलू है, हालांकि चीन हमें दूर रखने की कोशिश करता है। और डोकलाम के समय में भी यही बात हुई थी कि भारत इससे बाहर रहे, क्योंकि भारत का पक्ष था कि आप जो हैं भूटान की ज़मीन पे आए हैं और भूटान के साथ हमारे मैत्रीय संबंध है और संधियां हैं, तो उसके तहत हम वहाँ आ रहे हैं। तो उस समय भी जो विवादित क्षेत्र थे, एक तो जो नॉर्थ का क्षेत्र था, उत्तर का क्षेत्र था, और दूसरा जो पश्चिम का क्षेत्र था, ये दो। और इस पर चीन और भूटान की काफ़ी वार्ताएं भी हुई, जैसे आपने बताया भी, और ये थोड़ा उसमें सहमति भी हो गई है कि इसको स्वैप किया जाएगा। जैसे हम नॉर्थ और जो वेस्ट का जो स्वैप बोलते हैं, उसकी अदला बदली होगी। लेकिन अभी तक इसमें, क्योंकि भारत भी उसमें हो सकता है कि थोड़ी अपनी जो हमारे इंटरेस्ट है वो देख रहा है, खास करके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो जो ये वाले नया उन्होंने जो विवाद छेड़ा है, तो ज़रूर एक तो अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है उसमें दबाव बनाने के लिए, और ये हो सकता है कि ये थोड़ा एक ये टैक्टिकल भी उसका जो मूव है ग्राउंड पर, कि हो सकता है कि जो वेस्टर्न क्षेत्र है उससे थोड़ा ध्यान बंटवाने के लिए, और ये कहने के लिए कि हमारे पास जो दाव पेच हैं बहुत है, तो इसलिए हमारे साथ आप ज़्यादा ये ना करें। जी मैं आगे बढ़ता हूं। वहीं चीन अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के जरिए भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान को 4
आर्म्ड सशस्त्र ड्रोन देने की तैयारी में है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो CPEC और ग्वादर बंदरगाह पर चीनी सेना के नए बेस की सुरक्षा के लिए ये ड्रोन देने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन 48 GJ2 ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना करेगी। चीन ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI के प्रोजेक्ट्स पे $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के महत्वाकांक्षी CPEC को किसी भी कीमत पर पूरा करने की बात कही है। और हाल ही में पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें 20,000 फौजी भेजे हैं अपने, ये पंजाब इन्फेंट्री के फौजी हैं। पाकिस्तान और चीन के सीमा पर सैनिकों की तादाद बढ़ाने से भारत के लिए 2 फ्रंट पर चुनौती बढ़ गई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर हम पूरा एक पर्सपेक्टिव देखें कि एक तरफ पाकिस्तान भी एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ भूटान की तरफ भी एक्टिवेशन चल रहा है, नेपाल भी गर्म हो रखा है, और ये चीन के साथ जो चल रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या संकेत देती हैं ये सारी बातें? देखिए, एक तो ये तो जो चीन का जो पिवट टू एशिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और खास करके भारत के जो पड़ोसी देश है उसको किस तरह से भारत से उनको अलग करना है, किस तरह से जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच में जो टकराव है उसको आगे ले आना है, जो मतभेद है वो टकराव में बदल जाए। तो ये उसकी एक रणनीति है, और इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम चीन को समझने में थोड़े नाकाम रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जितना भी अभी तक कह सकते हैं कि जो सैन्य बल रहा है और हमारी जो विदेश नीति रही है वो बहुत ही पाकिस्तानी ओरिएंटेड रही है, और जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि जो हमारा जो मेन जो मुकाबला है या फिर जो टारगेट है वो बिल्कुल चीन होना चाहिए, क्योंकि चीन से ही हमको ज़्यादा खतरा है। क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए या फिर जो दूसरे उसके जो फ्रेंडली नेशन कहिए जहाँ उसकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है, उनके ज़रिए वो भारत को दक्षिण एशिया में ही पिन डाउन करने की योजना है उसकी, ताकि भारत यहाँ से आगे ना बढ़ जाए। और भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने लगता है या फिर उसको धमकाने की कोशिश करता है, तो हम अपने आप को पाकिस्तान के स्तर पर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी जो ये नीति है पूरी विदेश नीति और जो सैन्य नीति है खास करके पाकिस्तान के खिलाफ, इसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए, और हमारा जो मुद्दा होना चाहिए वो चीन होना चाहिए कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीन का मुकाबला किया जाए। कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि हम उसको मुकाबला कर सकते हैं, कि तो चीन का कैसे लंबे दौर में हमको मुकाबला करना, इसलिए हमको थोड़ा उधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर दीपक, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक, हाजिर होते हैं कुछ देर में। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अब हम बात करेंगे आईसीएमआर की। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसे हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडीज में से एक है। 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। 1949 में इसका नाम आईसीएमआर किया गया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके तहत काम करने वाला आईसीएमआर देश में बायोमेडिकल रिसर्च का सबसे बड़ा संस्थान है। हमने आपके सामने आईसीएमआर की भूमिका इसलिए बांधी क्योंकि आईसीएमआर ने हाल ही में ऐलान किया था कि 15 अगस्त तक भारत कोरोना का वैक्सीन बना लेगा। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने 2 जुलाई को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और इसका क्लिनिकल ट्रायल करने वाली 12 संस्थाओं को फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए कहा था। लेकिन भार्गव की भारत बायोटेक को लिखी चिट्ठी लीक हो गई, जिसके बाद दुनिया के कई बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दवा बनाने की प्रक्रिया में हड़बड़ी से बचने की सलाह दी। यानी वो फास्ट ट्रैक जो है उसमें हड़बड़ी उसको इंटरप्रेट किया गया कि ऐसा ना किया जाए। विवाद बढ़ने पर आईसीएमआर ने 4 जुलाई को सफाई वाली एक चिट्ठी जारी करके कहा कि दुनिया के स्तर पर तय नियमों के मुताबिक वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है। कोवैक्सीन बनाने में जुटी भारत बायोटेक खुद अक्टूबर से पहले वैक्सीन का ट्रायल पूरा करने से इनकार कर रही है। कंपनी जो कर रही है वो खुद इनकार कर रही है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के जो मानव परीक्षण होता है, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए मंजूरी दे दी है। उधर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कम से कम 9 महीने का समय ज़रूर लगेगा। बहरहाल एक संस्था है वेलकम ट्रस्ट DBT, उसके मुख्य कार्यकारी और वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमाल ने 15 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको बेतुका कहा है। बेंगलोर के जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, उसने भी 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च करने को आधारहीन बनाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत बेदी, आप सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी अपना समय में देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आईसीएमआर जैसी सम्मानित संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एक बड़ी सम्मानित संस्था है, सन 1911 से चली आ रही है, 1949 में आईसीएमआर बनी। वो वैक्सीन को लेकर इस तरह के दावे कैसे कर सकते हैं कि 15 अगस्त तक बन जाएगी? इसको आप किस निगाह से देखते हैं? अगर आप आईसीएमआर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप मतलब ये जो नेहरूवियन इंस्टीट्यूट से 49 में रियली ये करंट फॉर्म में आई, तो नेहरू जी ने जो प्रोजेक्ट CSIR, आईसीएमआर, इसरो जो इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया था, जिसका नेशन की हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड से संबंध था, वो सब प्रोग्रेसिवली वीकन हुए हैं। कहीं पे फंडिंग का सोर्स कम था, कहीं पे स्टाफिंग, फंडिंग, सब ऑर्गेनाइजेशंस और क्रेडिबिलिटी। हम सब जानते हैं कि अच्छे साइंटिस्ट इस देश से माइग्रेट कर जाते हैं किसी भी कारण से। तो जो पीरियोडिकली एक रॉकेट छोड़ देते तो हमें लगता है इसरो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे कुछ तो बहुत मेजर ब्रेक थ्रूज आजकल साइंस में ऐसे ओवरनाइट नहीं आते। करीब 130 संस्थाएं दुनिया में वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने कोई ब्रेक थ्रू साइंटिफिक रिसर्च जो हेडलाइन ग्रैबिंग कर दिया और कुछ अर्जेंसी। ऑफ कोर्स WHO ने और सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहा है कि जल्दी रिसर्च होनी चाहिए, पर जल्दी का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि कोई 2 हफ्ते में या 2 दिन में हो जाएगी। तो आईसीएमआर 2 लेवल्स पे काम करती है। एक सेंट्रल DG आईसीएमआर है जो एक ओवरसीइंग अथॉरिटी है, और एक 17 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके ऊपर वो देखते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं वेरियस लेवल पे। तो जो प्रॉब्लम अब आ रही है हमें, चाहे वो लॉकडाउन के टाइम पे थी या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के टाइम पे थी या अब वैक्सीन के टाइम पे, जो पब्लिक इंटरेक्शन है या लेटर्स लीक हो रही हैं, वो मेडिकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एक्चुअली खुद साइंटिस्ट नहीं हैं।
मेरे को नहीं लगता कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से जी। कोई खास इररेलेवेंट या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कभी आई हैं। वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं और बहुत मेहनत से कर रहे हैं। बाकी दिल्ली में बैठे लोग जो हैं, ये जो हम देखते हैं, जो डायरेक्टर आईसीएमआर या डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये मेडिकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। और वो कुछ शायद किसी स्टेज पे उनको अपना पीआर मेंटेन करना पड़ता है, जो उनका काम नहीं है। साइंटिस्ट का काम है साइंस का पे ध्यान देना, जी। बजाय इसके कि कोई डेडलाइन या कोई हेडलाइन ग्रैब करने के लिए। तो मैं तो चाहूंगा, जी। में जो पूरा जी। विश्वास है, मैं आगे बढ़ता जब हूँ। भी वैक्सीन बनेगा वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेफ्टी और एफिकेसी देखते हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ बनाया जाएगा, और ऐसे कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी के जी। से संबंध नहीं। जी, जो कोरोना है, कोरोना के मरीजों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में मरीजों की जो तादाद है 7 लाख तक पहुंच चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव होने का रेट तेजी से बढ़ा है। 100 टेस्टेड लोगों में हर 10 आदमी को कोरोना है। 28 जून से 4 जुलाई के बीच औसतन पॉजिटिव रेट 9.25% था। आईसीएमआर ने आज ही कहा है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आईसीएमआर के डॉक्टर लोकेश शर्मा के मुताबिक 25 मई को जहां रोजाना 1.5 लाख टेस्ट किए जा रहे थे, अब रोजाना 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। 18 मई तक अमेरिका में हर 10 लाख की आबादी पर 36,961 टेस्ट, इटली में 51,347 टेस्ट और ब्रिटेन में हर 10 लाख पर 29,412 टेस्ट किए गए थे। जबकि भारत में अब तक हर 10 लाख की आबादी पर करीब 1700 टेस्ट ही हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था। हालांकि आईसीएमआर ने 20 मार्च तक बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का टेस्ट नहीं करवाया था। मतलब आप कल्पना कीजिए, 30 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक कोई टेस्ट नहीं हुआ था। बीती 13 मार्च तक तो सरकार कोरोना वायरस को हेल्थ इमरजेंसी मानने को तैयार नहीं थी। पहली बार फिजिकल डिस्टेंसिंग का संदेश भी 22 मार्च के जनता के कर्फ्यू में दिया गया था। टेस्टिंग के अलावा चीन से मंगाई गई कोरोना की खराब रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर भी आईसीएमआर पर सवाल उठे। मेरा दूसरा सवाल आपसे डॉक्टर बेदी, ये कहने का अब कोई फ़ायदा नहीं कि अगर सही वक्त पे टेस्टिंग हो जाती तो ये होता या वो होता, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अभी पीक होना बाकी है और अभी और बढ़ेंगे केसेस और हमारी तैयारी ऐसी है कि हम उससे निपट पाएँ? सी अगेन बात वही हो रही, जब हम आईसीएमआर की बात करते हैं तो इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, स्टैटिस्टिशियन इन्वॉल्व हैं, और इवन हिस्टोरियन जिन्होंने 1919 और 18 की जो एपिडेमिक स्टडी करी थी, वो सब ये मानते हैं कि एपिडेमिक अभी फैलेगी। और डीप इनसाइड द कंट्री साइड पे, जहाँ पे लोग अब ट्रैवल करने शुरू हुए हैं, सो लॉकडाउन से जो बेनिफिट होना चाहिए था कंटेनमेंट का, वो नहीं हुआ और उसका स्प्रेड का हो गया। तो इसमें कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि हम पीक पे पहुंच गए हैं। हमें तो लगता है कि अगले 1-2 महीने और मे बी और 3-4 महीने तक और स्प्रेड करेगी इन्फेक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोन केसेस हैं 5 लाख या जितने भी हैं, वो टेस्टिंग रेट से डिपेंड करता है। अगर हमारा टेस्टिंग रेट 10 गुना होता तो शायद ये 5 लाख का फिगर इससे बहुत ज़्यादा होता। लेकिन यस, मेरा मानना है कि अभी हम पीक नहीं करे हैं। अभी हो सकता है जहाँ पे रेड हॉटस्पॉट से दिल्ली और बॉम्बे जैसे, वहाँ पे केसेस कुछ कंट्रोल हुए हैं, लेकिन जो जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी बीमारी, वहाँ पे अब फैल रही है, जो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल भी नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामी भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी होंगी। राहुल गांधी ने मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, कोरोना के खिलाफ लड़ाई 21 दिन चलेगी। राहुल गांधी ने सरकार पर और क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हर दिन कोरोना के केस कैसे बढ़ते रहे और दुनिया में भारत कितने नंबर पर पहुंच गया। वहीं पीएम केयर्स फंड से खरीदे वेंटिलेटर्स को लेकर भी विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। सरकार ने पीएम केयर्स फंड से जून के आखिर तक 60,000 वेंटिलेटर मुहैया कराने की बात की थी, लेकिन अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सिर्फ 20,000 वेंटिलेटर ही खरीद पाई है। इंडिया टुडे के मुताबिक पीएम केयर्स फंड से खरीदी गई मशीनें गुरुग्राम के एक फैक्ट्री के गोदाम में बंद मिली।
पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए उनमें से बहुत की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। मुंबई के जे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सवाल उठाए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री यानी AIMED ने वेंटिलेटर्स के निर्यात से पाबंदी हटाने की मांग की है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है डॉक्टर बेदी, पैसा होने के बावजूद वेंटिलेटर्स भी ढंग से ना खरीद पाना और जो हमारी तैयारी, जो मैंने पिछले सवाल में पूछा था, आने वाले महीने के लिए हमारी तैयारी है, उसको आप किस तरह से आकलन करेंगे, एसेस करेंगे? पहले प्रोजेक्शन की बात है, वो जो बहुत धमाकेदार स्टेटमेंट थी कि 18 दिन में महाभारत और 21 दिन में पहले लॉकडाउन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमको अपना हिस्ट्री और साइंस के बेसिस पे, जैसे हम एपिडेमिक को एपिडेमिक से कंपेयर करेंगे, एक युद्ध से नहीं कर सकते, तो एपिडेमिक जब भी 18-19 में बड़ी फ्लू एपिडेमिक आई थी, और भी जो एपिडेमिक है उनकी नेचुरल कोर्स 18 महीने से 2 साल की होती है, और उसके हिसाब से ही हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसका टाइमिंग ऑफ लॉकडाउन, रिलीज, ट्रैवल, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबको प्रोजेक्ट करके, ना सिर्फ एक स्पीच के अनुसार। क्योंकि हमारी करंट गवर्नमेंट बहुत एक पर्सन सेंट्रिक है और एक नेशन का एड्रेस टू द नेशन सेंट्रिक है, तो मुझे पता नहीं कितनी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, और ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमें पता ही नहीं कौन से वेंटिलेटर कहाँ खरीदे गए, और वेंटिलेटर इज ओनली एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो एक सीवियरली इल पेशेंट को चाहिए होती है। उससे पहले जो एपिडेमियोलॉजिकल कंसिडरेशंस थी, उसमें काफ़ी हमको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली, और उसकी डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो पॉलिसी लेवल पे है। जी, डॉक्टर पुनीत बेदी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका तक ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए हैं, कोशिश जारी है लड़ाई की। लेकिन परेशानी बढ़ाने वाली एक खबर यह है कि जिस चीन से पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहाँ एक नई बीमारी धीरे धीरे आ रही है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबॉनिक प्लेग। वैसे नई नहीं है बीमारी, प्लेग पहले भी बहुत मुल्कों में फैल चुका है, यहाँ पर भी हुआ था लंदन वगैरह में। बहरहाल उत्तरी चीन के जो अंदरूनी मंगोलिया का इलाका है, ये ऑटोनमस है, बैनूर शहर में ब्यूबॉनिक प्लेग का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। ये चीन के सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक है। इसमें कहा गया कि ब्यूबॉनिक प्लेग को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बैनूर में ब्यूबॉनिक प्लेग की रोकथाम और कंट्रोल करने के लिए लेवल 3 की चेतावनी दी गई है। आपको ये जानकारी होगी ज़रूर, वरना हम आपको बता दें कि ब्यूबॉनिक प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था। ये बेहद और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ब्यूबॉनिक प्लेग एक बहुत ही ज़्यादा संक्रामक, कंटेजियस और घातक बीमारी है, जो ज़्यादातर चूहों से और जो फैमिली होती है, रोडेंट फैमिली, उससे फैलता है। इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी बैठती जा रही है, और ऊपर से एक ये अगर खबर आई है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कुदरत हम पर मेहरबान हो, ये वहीं चीन में ही ख़त्म हो जाए, ये कहीं और ना जाए। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।